हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में हम फिर से अपने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स के आंसर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सर एज सच क्या कोई प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है एमडी एमएस वालों को इन कंपेयर टू डीएनबी इफ़ वी आर वर्किंग इन अ कॉरपोरेट हॉस्पिटल इन सिटीज़ लाइक दिल्ली। तो इनका बोलना है कि भाई जो एमडी और एमएस होता है और जो डीएनबी होता है उसमें क्या एमडी और एमएस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है इन कंपेरिजन टू डीएनबी। देखिए, जहाँ तक आपने बात की है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की, तो जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं ना उनमें तो कोई प्रेफरेंस ऐसी कुछ खास होती नहीं है जैसा मुझे लगता है। चाहे एमएस हो, एमडी हो, चाहे आपका डीएनबी हो, वो लोग इंटरव्यू लेते हैं और जो इंटरव्यू में ठीक से आंसर करेगा उसको तो वो ले ही लेते हैं। जहाँ तक बात है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो वहाँ मैंने शुरू में आज से कुछ साल पहले फ़ील किया था कि एमएस एमडी को थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है, बट हाल ही में मैंने देखा कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड जो डीएनबी किए हैं उन्हें भी अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल ही गया है। तो अब ये जो डिफरेंस है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, अब तो ये ना के बराबर रह गया है। सर आफ्टर डूइंग एमएस ऑर्थोपेडिक्स एंड फेलोशिप हाउ मच सैलरी विल बी देयर। देखिए, जहाँ तक आपने हाउ मच सैलरी की बात की है एमएस ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद और फेलोशिप करने के बाद, देखिए हम यहाँ पे ना मिनिमम सैलरी की बात करेंगे क्योंकि मैक्सिमम सैलरी तो बहुत ज़्यादा है। एमएस ऑर्थोपेडिक्स में मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो 40 लाख पर मंथ कमाते हैं, तो मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है। जिसकी प्रैक्टिस चल गई, जो अपने काम में ज़्यादा अच्छा है उसने ज़्यादा पैसा कमाता है। हाँ, हम बात करेंगे मिनिमम की कि अगर हर एमएस ऑर्थोपेडिक्स करने वाले को मिनिमम कितने पैसे मिल जाते हैं, तो लगभग 3 से 5 लाख रुपए पर मंथ आराम से हर एमएस ऑर्थोपेडिक्स करने वाला कमा ही लेता है। तो 3 से 5 लाख तो फिक्स है, उसके ऊपर तो अब आपकी टैलेंट है और आप कितना अच्छा काम करते हैं। सर गवर्नमेंट एमओ की जॉब किस एज तक मिलती है? तो ये मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो देखिए स्टेट वाइज ये अलग अलग होता है, फिर भी 40 से 45 साल की एज तक तो गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर की जॉब आराम से मिल ही जाती है। सर क्या हम नीट का 1 साल के बाद उसी रिज़ल्ट को लेके 1 साल बाद कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका रिज़ल्ट जिस साल आया आपको उसी साल कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर आप नहीं कर सकते हैं। सर डीएनबी पे डिटेल वीडियो बनाइए प्लीज़ बिकॉज एवरीवन नॉट गेटिंग एमडीएमएस। देखिए, मैं कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो लाने की, पर अभी के लिए कि डीएनबी हो चाहे एमएस हो चाहे एमडी हो, आप ना आपको अपना साल आपका अब आपको अपना ईयर सेव करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको आपका मनपसंद सब्जेक्ट मिल रहा है तो फिर चाहे वो डीएनबी में ही क्यों ना मिल रहा हो, आपको उसको ले लेना चाहिए। हाँ, डीएनबी लेते टाइम कुछ बातें लोग देखते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो देखिए उसका सिंपल फंडा है, आप ना प्रीवियस ईयर्स की ना काउंसलिंग को फॉलो कीजिए। उस काउंसलिंग में जिस तरीके से जैसे आपने सपोज़ किया ऑर्थो को, आपको ऑर्थो लेना है, तो आप पिछले 2-3 साल में काउंसलिंग में देखिए कि किस ऑर्डर के अंदर जो स्टूडेंट ने जो ऑर्थोपेडिक्स के डीएनबी सेंटर को उठाया है, तो उसी ऑर्डर को आप भी फॉलो कीजिए। क्योंकि ये एक जो कॉमन जो ऑर्डर होता है ना, जो भेड़ चाल होती है, वो हमेशा ठीक ही होती है, वो लोग रिसर्च करके ही उठाते हैं। और आप चाहो तो आप खुद से भी रिसर्च कर लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो, जैसे डीएनबी है, तो अगर आपको डीएनबी लेनी है तो पहले प्रेफर करना है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डीएनबी मिल रही है तो वहाँ बेटर है, उसके बाद प्राइवेट को प्रेफर करना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटर्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे सेंट स्टीफेंस हो गया दिल्ली का हॉस्पिटल, तो ये वेरी करता है। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आपको अपने मनपसंद कॉलेज में अगर डीएनबी मिल रही है तो आपको वो ले लेनी चाहिए, उसमें ज़्यादा अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो 1 साल आप यहाँ पे सेव करेंगे ना, वो आपको बाद में बहुत काम आएगा। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर से फेलोशिप करने पे स्टाइपेंड क्या होती है एमडी के बाद, और इसे करने का क्या फ़ायदा है? पहले आपको ये बताना पड़ेगा आप किस सब्जेक्ट में फेलोशिप वहाँ से करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट में आप फेलोशिप करना चाहते हैं। और स्टाइपेंड की जहाँ तक बात है, वहाँ पे स्टाइपेंड कम ही होगा, साउथ में स्टाइपेंड काफ़ी कम होता है, आई थिंक 40 या 50 हज़ार के आसपास ही रहता है। नेक्स्ट है, सर आई एम सिंगल साइडेड डीफ, इन्हें एक तरफ से सुनाई नहीं देता, शुड आई प्रिपेयर फॉर नीट 2022 और ऑप्ट सम अदर करियर, प्लीज़ हेल्प। देखिए, आपको मैं बोलूँगा कि किसी अच्छे ईएनटी सर्जन से मिलना चाहिए सबसे पहले, और चाहो तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिविल सर्जन के पास जा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना ये देखना चाहिए कि वो आपको एग्जामिन करके बताएंगे कि क्या आप मेडिकल में जाने के लिए फ़िट हैं। अगर वो लोग बोल देते हैं कि आपको मेडिकल में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिल्कुल मेडिकल की तैयारी कीजिए अगर आपका मन है तो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक ईएनटी डॉक्टर से प्लीज़ मिल लीजिए।
सर जी आपके हिसाब से नीट की तैयारी के लिए रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या होता है? देखो, रिवीजन का जो बेस्ट तरीका है ना, मैं अपना बताता हूँ मैं क्या करता था। मैं रिवीजन से ज़्यादा मैं जोर देता था रिकॉल करने पे। मतलब मैं साल भर ही ना, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ोगे, ठीक है, सपोज़ करो आपने कोई भी चीज़ पढ़ ली, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, तो इसको ना अपने मन में बिना किताब देखे फिर से रिवाइज करते रहो। चाहे खाना खाते समय, सोते समय, ठीक है, कोई भी काम करते समय जब आप फ्री हो तो भी रिवाइज करते रहो मन ही मन में। तो होगा क्या कि आपको हो सकता है पहली बार में आप डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर ना रिवाइज कर पाओ, पर फिर एक बार बुक खोल के देखोगे तो ये करते करते ना एक दिन आपको ये पूरा आपके दिमाग में बस जाएगा। आपके जो फिजिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं उनको रिवाइज करते रहो, तो करते करते वो सब आपके मन में बस जाएंगे। और एक बात होती है, जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ना आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा टॉपिक हमें बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा टफ है। खास तौर से उन टॉपिक्स को एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ज़रूर रिवाइज कर लेना चाहिए। और बाकी एक फंडा तो है ही कि एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 1 से 2 रिवीजन तो चाहिए चाहिए। तो वो तो आप अपना रूटीन एक फास्ट वे में उनको दे सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता था, जैसे मेरी एमसीक्यू की किताब थी, तो उसमें मैं क्या करता था, जो एमसीक्यू मुझसे सॉल्व नहीं हुए या जो मुझे बहुत टफ लगे उन पे मैं एक टिक लगा दिया करता था, और एग्ज़ाम से पहले उन टिक लगे वाले क्वेश्चंस को हमेशा देख लिया करता था। तो ये भी एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और कुछ कुछ बच्चे करते हैं, कुछ शॉर्ट अपने नोट्स बना के रखते हैं एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने के लिए, तो वो भी एक अच्छा तरीका है, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, क्या सर एमबीबीएस के ड्यूरिंग कहीं हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं थोड़ी इनकम के लिए? देखिए, लीगली तो हम लोग जो है ये नहीं कर सकते, मतलब ये लीगल नहीं है। आप एमबीबीएस करने के दौरान जब तक आपको एमबीबीएस का डिग्री नहीं मिला, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, आप नहीं ज्वाइन कर सकते। हाँ, बट मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि एमबीबीएस के दौरान 3rd ईयर के बाद ही किसी किसी हॉस्पिटल में काम करने लगे थे। बट उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम आएगा ही नहीं तो वो हॉस्पिटल वाला आपको अपने पास रखेगा क्यों? पर मेरे वो जो सीनियर थे वो काफ़ी स्मार्ट थे, उन्हें फर्स्ट ईयर से ही काम सीखने का शौक था, तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी काम सीख लिया था। बेसिक काम वो जानते थे, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत रहती थी तो वो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते थे, बट लीगली नहीं कर सकते। सर क्या नीट एसएस सुपर स्पेशलिटी में भी रिजर्वेशन होता है, जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और एनी स्टेट कोटा लाइक नीट पीजी? देखिए, ये पूछ रहे हैं कि जो नीट एसएस एग्ज़ाम होता है सुपर स्पेशलिटी वाला, उसमें कोई रिजर्वेशन है? तो मेरे ख्याल से जितनी नॉलेज मुझे है उसमें अभी कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसमें सारी सीट्स जनरल के लिए ओपन होती हैं। सर हमें 11th-12th में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री इतनी डिटेल में क्यों पढ़ाया जाता है, जबकि एमबीबीएस में सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना होता है? क्या फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वहाँ भी काम आएगा? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, ये क्वेश्चन आप मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ चुके हैं, इवन मैं भी यही सोचता था कि भाई इतना फ़िज़िक्स केमिस्ट्री क्यों पढ़ी। तो देखिए, मुझे जो पर्सनल रीज़न जो लगते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि जब आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो ना 12th में, तो आपका ना एक एनालिटिकल ब्रेन डेवलप करता है, आपकी एक सोचने का एक तरीका डेवलप करता है। क्योंकि बस आप अगर बायो ही पढ़ते रहेंगे तो आप उस तरीके से सोचेंगे, बट आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे तो आप अलग तरीके से अपने ब्रेन का यूज़ करेंगे। तो ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपके सोचने के तरीके के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और फ़ायदा मैं बी ऑनेस्टली, आपकी बात भी सही है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो एमबीबीएस में से नहीं होता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके फिजिक्स में केवल 4 या 5 नंबर थे, फिर भी वो आज अच्छे डॉक्टर हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको बिल्कुल अगर फिजिक्स नहीं आती तो आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। बट यह है कि हाँ, मुझे पर्सनली लगता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। और दूसरा, कंपटीशन, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो कंपटीशन के में आपको बेस्ट स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो आपको इस तरीके का सिलेबस बनाना ही पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को मिला के। सर विदाउट हॉस्टल एमबीबीएस स्टूडेंट भी वार्ड में जाते हैं क्या? अरे भाई, क्यों नहीं जाते? इससे कोई मतलब नहीं है कि आप हॉस्टल में रहते हैं या नहीं रहते हैं। आप चाहे हॉस्टल में रहिए, चाहे हॉस्टल के बाहर रहिए, ठीक है, आपको वार्ड पोस्टिंग में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके एमबीबीएस के कोर्स का पार्ट है। इज़ इट कंपलसरी फॉर JR टू पुट अ कैथेटर? ये तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, पर ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, खासतौर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, JR जो होते हैं वो कैथेटर लगाते ही हैं, उनका लगाना उनका काम होता है। सर प्लीज़ गाइड मी। सर मेरा इंटरमीडिएट 2012 में, 12 का है, 2012 में उन्होंने इंटरमीडिएट किया था। 2013 से मैं प्रिपरेशन करने लगा, उसी साल BSc में एडमिशन ले लिया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नीट में नहीं हुआ। मतलब इन्होंने 2012 में 12th किया, 13 में BSc में, 13 में तैयारी करने लगे, BSc इन्होंने एडमिशन ले लिया था, ठीक है। तो मेरा सिलेक्शन नीट में नहीं हुआ। फिर मैंने 2017 में BTC किया, UP टेट क्वालिफाइड हुआ, सी टेट क्वालिफाइड हुआ, पर मेरी जॉब अभी तक नहीं लगी।
इस बार मैंने नीट का पेपर दिया और क्वालिफाइड हो गया, मुझे पूरा उम्मीद है कि कॉलेज मिल जाएगा। आई एम फिजिकली हैंडीकैप्ड सर, मैं क्या करूँ, माई एज इज़ 29। भाई ये कैसा सवाल है यार, ये तो सवाल ही अजब है। जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि आपने ये सब किया, आपको फिर भी जॉब नहीं मिली, इनके पास जॉब थी नहीं, अब ये बोल रहे हैं कि इनका नीट क्वालिफाई हो गया, इनको मेडिकल में एमबीबीएस मिल ही जाएगा। तो अब आप चाहते क्या हैं? मतलब आपकी एज 29 हो या 39, 39 हो, जब आपको मिल गया है और आपको और कोई ऑप्शन नहीं, तो आपको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा एमबीबीएस। और दुनिया में आज की तारीख में आपकी कंडीशन को देख के कोई भी इंसान नहीं होगा जो आपको बोलेगा कि आप एमबीबीएस ज्वाइन मत करो। ठीक है, आप क्या सुनना चाहते हैं? आप सुनना चाहते हैं मैं ये बोल दूं कि आप एमबीबीएस ज्वाइन मत करो क्योंकि आप 29 साल के हो? यार ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। आपने इतनी मेहनत करके अब एमबीबीएस निकाला है, आपको कॉलेज मिल रहा है, तो ज्वाइन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वाकई जो आपके पास क्वालिफिकेशन थी उससे तो आपको जॉब मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप अंदर ही अंदर खुद को गलत समझ रहे हैं, आपको अपने अंदर ही कमी लग रही है। और ये जो ड्रॉप करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, इनकी मैं बार बार बोल चुका हूँ, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खुद होते हैं। तो मैं इनको हमेशा बोलता हूँ ये सब दिमाग से निकालिए, एमबीबीएस ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे डॉक्टर बनिए। जैसे एमबीबीएस के लिए हॉस्टल में रहना पड़ता है, क्या वैसे ही एमएसएमडी के लिए भी हॉस्टल में रहना पड़ता है? भाई ये किसने बोल दिया एमबीबीएस के लिए हॉस्टल में रहना होता है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ। एमबीबीएस में आपकी मर्जी है, आप चाहें तो हॉस्टल में रहें, आप चाहें तो हॉस्टल के बाहर रहें, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कोई भी कॉलेज आपको फोर्स नहीं करने जा रहा है कि आप एमबीबीएस में हॉस्टल में रहिए। हमारे यहाँ पे भी हम कुछ बच्चे अंदर रहते थे, कुछ बच्चे हॉस्टल के बाहर रहते थे, जिसकी जो मर्जी वो जहाँ पे रहे, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे एमडी हो, चाहे एमएस हो, आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी रहें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।